नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। आज हम इकाई प्रथम का टॉपिक प्रथम आंग्ल और मराठा युद्ध और साल बाई की संधि, जिसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि उस जो मराठों और अंग्रेज़ों के बीच में पहला युद्ध हुआ, जिसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कहा जाता है, उसके क्या कारण थे, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ बनी जिसके कारण जो है अंग्रेज़ों के और मराठों के बीच में टकराव हुआ और युद्ध हुआ, और इस युद्ध के बाद जो सालबाई की संधि हुई उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा टॉपिक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध व सालबाई की संधि। तो मराठा शक्ति जो थी, जिसने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, तो इस मराठा शक्ति का नेतृत्व करने का या इनको संगठित करने का जो प्रारंभिक प्रयास जो था वह शिवाजी महाराज ने किया था। शिवाजी महाराज जो पूना के एक छोटी सी जागीर के जागीरदार थे, लेकिन वह बड़े ही कुशल नीतिज्ञ थे और अपनी कुशल नीति के कारण जो है उन्होंने मराठों को संगठित किया और एक मराठा शक्ति के रूप में उनको स्थापित किया। और वह इतने शक्तिशाली हो गए कि उस शिवाजी के समय जो है औरंगजेब, जो बड़ा ही मुगल शक्तिशाली सम्राट था, लेकिन वह औरंगजेब भी इनकी मराठा शक्ति का दमन नहीं कर पाया। और इसके बाद शिवाजी की मृत्यु के बाद जब साहू छत्रपति बनते हैं, तो साहू के छत्रपति बनने के काल में जो है पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा शक्ति ने काफ़ी दृढ़ता पाई, काफ़ी दृढ़ हुए और वो इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने अपना वर्चस्व जो है उत्तर भारत में भी स्थापित कर लिया। तो जब साहू के काल में पेशवा के नेतृत्व में जो मराठा शक्ति का एक शक्ति के रूप में स्थापित होती है और अपना वर्चस्व जो है उत्तर भारत तक भी कायम कर लेती है, तो इस समय अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान के शासक थे, उनका भारत पर आक्रमण होता है और वो भी भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। तो इस कारण दोनों शक्तियों में, यानी कि मराठों और अफगानों के बीच में संघर्ष होना आवश्यक था। तो इनके बीच में पानीपत के मैदान में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, जिसमें मराठों की निर्णायक पराजय होती है। मराठे अहमद शाह अब्दाली से हार जाते हैं और इस हार से जो है मराठा शक्ति को भीषण आघात लगा और इसके कारण जो है इनकी प्रतिष्ठा में भी कमी आई। लेकिन उसके बाद फिर से जो है पेशवा माधवराव प्रथम ने जो है मराठों को फिर संगठित किया और उनमें जो है पुनः उत्साह और अनुशासन स्थापित किया और उनको जो है एक शक्ति रूप में फिर से संगठित किया। लेकिन ऐसे जो योग्य पेशवा थे माधवराव प्रथम, उनकी भी 18 नवंबर 1772 ईस्वी में मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु होना मराठों के लिए पानीपत से भी ज़्यादा हानिकारक सिद्ध हुआ। पानीपत के युद्ध से भी ज़्यादा घातक सिद्ध हुई उनकी मृत्यु। और अब जो है मराठों को संगठित रखने वाला या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो मराठों में एकता स्थापित कर सके, उनको संगठित रख सके, उनको नियंत्रित कर सके। और इस कारण जो है पेशवा की मृत्यु होने के बाद मराठा शक्ति छिन्न भिन्न होने लगी, उनमें आपसी षड्यंत्र होने लगे और उनका जो है कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था। तो जो है वो अपने स्वार्थों की पूर्ति में लग गए और धीरे धीरे जो है उनमें जो है आपसी मनमुटाव वो बढ़ने लगे मराठों में। और इसके कारण जो है मराठा जो दरबार था वह आपसी सत्ता के लिए संघर्ष का पर्याय बन गया, षड्यंत्र का पर्याय बन गया और सब जो है सत्ता प्राप्त करने के लिए मराठा जो प्रमुख थे वो प्रयास करने लगे और इस कारण जो है अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के कारण अपने कर्तव्यों को भी भूल गए और इस आपसी फूट का जो लाभ वह अंग्रेजों ने उठाया और 1772 ईस्वी में भारत के राजनीतिक मंच पर दो महत्वपूर्ण शक्तियां थी। एक मराठा, क्योंकि मुगलों का तो पतन हो ही चुका था,
तो अब महत्वपूर्ण शक्तियां जो थी वह दो ही भारतीय राजनीतिक मंच पर जो है दो शक्तियां महत्वपूर्ण थी, एक थे मराठे तो दूसरे थे अंग्रेज। और ये दोनों शक्तियां जो है अपनी सर्वोच्चता कायम करने में लगी हुई थी, और जब दो शक्तियां अपनी सर्वोच्चता कायम में हो करने में लगी हो तो उनमें आपसी संघर्ष होना आवश्यक था, और तो इस कारण जो है इनमें भी संघर्ष अवसंभावी था, यानी कि आवश्यक था होना। और इनमें जो है फिर दोनों शक्तियों में अपनी अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, एक तरफ अंग्रेज तो दूसरी तरफ मराठे, तो दोनों में जो है संघर्ष प्रारंभ हो गया। अनेक छोट-मोट घटनाएं हुई और युद्ध भी हुए, जिनमें मराठे अंग्रेजों से पराजित होते रहे, निरंतर पराजित होते रहे, और आखिर में जो है मराठा शक्ति का पतन हो गया। तो इस प्रकार जो है मराठों को किस प्रकार से अंग्रेजों ने उनको दबाया या उनका दमन किया, कैसी कैसी कूटनीतिक चालें चली, जिससे जो है मराठा शक्ति का पतन हो गया। जो एक विशेष इनका कारण जो है वह अयोग्य प्रशासक और उसके बाद जो है इनका आपसी स्वार्थ ही इस महान मराठा शक्ति का पतन का कारण बना। तो मराठा और अंग्रेजों के बीच में, मराठों और अंग्रेजों के बीच में आपसी संबंध क्या थे, कैसे थे, तो उसके बारे में बात करें तो मुगलों की शक्ति के पतन के बाद, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु और उसके बाद बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद तो मुगल सत्ता बिल्कुल ही छिन भिन हो गई, उनका पतन ही हो गया। तो अब जो है भारत में मराठा शक्ति का उदय हो रहा था, यानी मराठी जो थी वो एक शक्ति के रूप में उनका उदय हो रहा था। अतः इनका अंग्रेजों से संघर्ष होना स्वाभाविक था, क्योंकि जो एक तरफ जहां अंग्रेज अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, सत्ता पर अधिकार करने का प्रयास कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मराठे भी जो है वो सत्ता प्राप्त करने का या अपनी सत्ता का प्रसार करने का प्रयास कर रहे थे। तो इनमें दोनों में जो है संघर्ष करना आवश्यक था, स्वाभाविक था कि इनमें आपस में संघर्ष होगा। लेकिन 18वीं सदी तक जो है, 18वीं सदी के मध्य तक अंग्रेजों ने मराठों से संघर्ष नहीं किया, उनके संघर्ष से बचते रहे, क्योंकि अंग्रेज यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि अभी हमारे पास इतने साधन नहीं है जिससे जो है मराठा शक्ति का सामना किया जा सके। तो उन्होंने जो है बचाव की नीति अपनाई और वह हमेशा संघर्ष से बचने की नीति का ही पालन करते रहे, और कंपनी जो है निरंतर इस प्रयास में रही कि मराठों से न उलझें और मराठों से संघर्ष की स्थिति पैदा न हो। इसका प्रयास लगातार कंपनी करती रही, और 1758 ईस्वी में इनके बीच एक समझौता हुआ, मराठों और अंग्रेजों के बीच में सर्वप्रथम समझौता होता है 1758 ईस्वी में। 1758 ईस्वी में एक समझौता होता है, और उस समझौते में मराठों से अंग्रेजों को 10 गांव प्राप्त होते हैं, और इसके साथ साथ मराठा क्षेत्र के कुछ क्षेत्र में जो है कुछ व्यापारिक सुविधाएं भी अंग्रेजों को प्राप्त होती है। उसके बाद कंपनी ने 1759 ईस्वी में 2 ब्रिटिश अधिकारियों को, जिसमें एक प्राइस था और दूसरा थॉमसन, एक प्राइस और दूसरा जो था वो थॉमस मॉर्सन, तो कंपनी ने जो है इस थॉमस मॉर्सन और प्राइस, इन दोनों अधिकारियों को जो है मराठों से कुछ क्षेत्र प्राप्त करने के लिए, और विशेष करके जो है बस्सीन और सालसेट का जो क्षेत्र था उसे प्राप्त करने के लिए इनके मराठों के दरबार में इन दोनों अधिकारियों को भेजा। लेकिन ये अधिकारी जो है वो बस्सीन और लाल सेट को प्राप्त करने में असफल रहे, यानी मराठा पेशवा ने इनको अनुमति नहीं दी, क्षेत्र नहीं दिया। और उसके बाद पानीपत का जो युद्ध हुआ जिसमें मराठे पराजित हुए, तो अंग्रेजों का उत्साह और बढ़ गया। उन्होंने फिर से जो है 1767 ईस्वी में उन्होंने फिर से जो है थॉमस मॉर्सन को जो है पुनः भेजा, मराठों के दरबार में भेजा, और लेकिन इस बार भी विशेष कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि इसका कारण ये था कि जो बस्सीन और सालसेट का प्रदेश अंग्रेज प्राप्त करना चाहते थे मराठों से, तो उस समय जो है पेशवा जो माधव राव प्रथम थे, उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर अंग्रेज
हैदर अली जो मैसूर का शासक था उस समय, अगर हैदर अली के विरुद्ध मराठों का साथ देते हैं, सहयोग देते हैं, तो जो है उनको बसीन और लालसेठ का प्रदेश जो है उनको दिया जाएगा। लेकिन अंग्रेज जो है वह मैसूर से भी संबंध खराब करना उस समय नहीं चाहते थे, तो जो है इस शर्त को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो जिसके कारण जो है पेशवा ने भी बसीन और सालसेट का प्रदेश देने से इनकार कर दिया और इसके बाद इस संबंध में कोई समझौता नहीं हुआ। और इसके बाद जो है मॉडसन ने जो है जो मराठा थे उनको आश्वासन दिया कि अगर कोई तीसरी शक्ति जो है मराठों पर आक्रमण करती है तो जो है वह उसका सहयोग नहीं करेंगे और तटस्थ रहेंगे, उसके मराठों के विरुद्ध कोई सहायता नहीं, उसको तीसरी शक्ति को कोई सहायता नहीं देंगे। तो जो है ये इस प्रकार का आश्वासन दिया। उसके बाद 18 नवंबर 1772 18 नवंबर 1772 ईस्वी में एक मराठा शक्ति को बड़ा आघात पहुंचता है। वह आघात था कि पेशवा की मृत्यु। पेशवा माधवराव प्रथम जो बहुत ही शक्तिशाली पेशवा था, 1872 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। अब जब इनकी मृत्यु हुई तो ये इनके कोई संतान नहीं थी, पेशवा माधवराव की कोई संतान नहीं थी और संतान न होने के कारण जो है पेशवा पद पाने के लिए आपसी संघर्ष प्रारंभ हुआ। और इसी बीच जो है जो इनका भाई था नारायण राव, वह जो है स्वयं को पेशवा बना देते हैं या पेशवा घोषित हो जाते हैं और पेशवा की मनसब पर बैठते हैं, यानी कि जो नारायण राव था वो पेशवा बनता है। किंतु जो उसका चाचा था राघोबा यानी कि रघुनाथ राव, राघोबा जिसका राघोबा के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हुए वो, तो रघुनाथ राव यानी कि राघोबा जो है वो स्वयं पेशवा बनना चाहते थे और इस कारण राघोबा ने अपनी पत्नी आनंदी बहन के सहयोग से जो है नारायण राव की हत्या करवा दी और 13 अगस्त 1773 ईस्वी को स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया, पेशवा बन बैठा। और जब राघोबा यानी कि रघुनाथ राव जो है पेशवा बना तो इसके पेशवा बनने का विरोध जो है बालाजी जनार्दन, जिनका नाम था बालाजी जनार्दन, जो बाद में जो है नाना फडणवीस के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हुए, तो नाना फडणवीस ने जो है इनका विरोध किया, इनके पेशवा बनने का। और इसके बाद जो है एक नाना फडणवीस के नेतृत्व में एक 12 भाई संसद का गठन किया गया, एक संगठन का गठन किया गया जिसे 12 भाई संसद कहा गया और उसका निर्माण किया गया और जो सारी शक्ति, शासन की जो सारी शक्तियां थी वह इनके हाथ में आ गई। और इसके बाद जो है समस्या ये पैदा हुई कि अब पेशवा किसको बनाया जाए, क्योंकि उस समय पेशवा बनाएंगे कि अब पेशवा किसे नियुक्त किया जाए, तो ये समस्या पैदा हो गई। तो उस समय जो नारायण राव की हत्या की गई थी तो उनकी जो विधवा पत्नी थी, जब उनकी हत्या हुई तो उनकी पत्नी जो थी वह गर्भवती थी हत्या के समय। तो इस कारण जो है उसके बाद में जो है जो इसका नाम गंगाबाई था वो गर्भवती थी। तो कुछ समय बाद जो है 18 अप्रैल 1774 ईस्वी को वह एक बालक को जन्म देती है और उस बालक का नाम जो है माधवराव द्वितीय रखकर उसे पेशवा घोषित किया जाता है और नाना फडणवीस को जो है उस माधवराव द्वितीय का संरक्षक नियुक्त कर दिया जाता है। इसके बाद जो 12 भाई संसद का गठन किया गया था वह संसद राघोबा को गिरफ्तार करने का आदेश देती है, लेकिन राघोबा जो है वहाँ से निकल पड़ते हैं और उसके बाद राघोबा ने दिसंबर 1774 ईस्वी में थाना पर आक्रमण किया, लेकिन राघोबा पराजित हुए और पराजित होकर जो है मुंबई की तरफ भाग खड़ा हुआ, वहाँ मुंबई की तरफ गया और बम्बई कौंसिल से जो है एक संधि कर ली उनसे मिलकर, और वह संधि कहलाई सूरत की संधि के नाम से काफ़ी
प्रसिद्ध हुई? तो सूरत की संधि, सूरत की संधि, यह जो है अंग्रेज यानी कि बम्बई काउंसिल, बम्बई काउंसिल वर्सेज राघोबा, जिसे हम राघव नारायण कहते हैं, राघोबा, राघोबा के बीच में संधि हुई है। और यह संधि जो है 6 मार्च 1775 ईस्वी को, ये संधि जो थी वह हुई 6 मार्च 1775 ईस्वी को। ये राघोबा और बम्बई काउंसिल के बीच में संधि की गई। और इस संधि के अनुसार यानी कि इसमें शर्तें थी कि अंग्रेज जो है यानी कि बम्बई काउंसिल जो है वह राघोबा को, प्रथम शर्त ये थी कि बम्बई काउंसिल है यह राघोबा को पेशवा बनाने के लिए मदद करेगी। पहली शर्त ये थी कि इनको पेशवा बनने के लिए मदद करेगी। संधि की दूसरी शर्त थी कि कंपनी की बम्बई शाखा को, जो कंपनी की बम्बई शाखा या बम्बई काउंसिल है, इसको जो है जब राघोबा पेशवा बन जाएंगे तो उसको जो है बदले में थाना, बसीन, सालसेट व जम्बूसर, गुजरात का जो क्षेत्र जम्बूसर था, वह जो है इस बम्बई शाखा को, आदि प्रदेश बम्बई शाखा को दिए जाएंगे, बम्बई शाखा को सौंपे जाएंगे। तीसरी शर्त सूरत संधि की यह थी कि राघोबा की सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना के 2500 सैनिक जो है पूना में रखे जाएंगे और उन 2500 सैनिकों का खर्चा जो है राघोबा को देना पड़ेगा। और वह खर्चा जो है 1.25 लाख रुपए वार्षिक तय किया गया, जो राघोबा को प्रतिवर्ष देना है। जो सैनिक उनके पास पूना में रहेंगे, अंग्रेज सैनिक, उसकी सुरक्षा के लिए उसका खर्चा राघोबा को देना है और ये खर्चा जो है 1.25 लाख रुपए तय किया गया। चौथी शर्त थी कि सुरक्षा के बदले, जो राघोबा को सुरक्षा प्रदान की जाएगी, उसके बदले जो है कंपनी की बम्बई शाखा को राघोबा 6 लाख रुपए देगा। और इसके अलावा पांचवी शर्त यह थी संधि की कि यदि पूना से कोई समझौता करेगा, यानी कि राघोबा अगर मराठों से, पूना यानी कि मराठों, दूसरी जो मराठा संघ था, क्षेत्र संघ था, अगर उन मराठों से अगर वो संधि कर लेता है, तो अगर राघोबा संधि करेगा तो वह अंग्रेजों को भी सम्मिलित करेगा और अंग्रेजों की अनुमति से ही संधि करेगा। तो इस प्रकार से जो है एक संधि तैयार की गई और जिसे जो है सूरत की संधि कहा गया, जो 6 मार्च 1775 ईस्वी को हुई थी। 6 मार्च 1775 ईस्वी को हुई थी। तो इसकी शर्तें ये लागू गई। तो इस संधि से अंग्रेजों और मराठों के बीच संघर्ष का सूत्रपात हुआ। इसमें जो इस संधि के द्वारा, यानी कि सूरत की संधि की ये संधि जो थी, यही अंग्रेजों और मराठों के बीच संघर्ष का कारण बनी, या इसी की संधि से ही जो है मराठों और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष का सूत्रपात हुआ या संघर्ष प्रारंभ हुआ। कारण यह था कि इससे पहले जो संधि की गई थी, इससे पूर्व की संधि जो अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुई थी, उसमें अंग्रेजों ने ये आश्वासन दिया था, थॉमस मॉडसन ने, कि हम जो है किसी तीसरी शक्ति के साथ समझौता या मराठों के विरुद्ध किसी तीसरी शक्ति का साथ या सहयोग नहीं देंगे। लेकिन राघोबा का साथ देकर जो है इन्होंने उस संधि का खंडन कर दिया या संधि को भंग कर दिया। तो जो है इसके कारण अंग्रेजों और मराठों के बीच में संघर्ष की शुरुआत हुई। और इस राघोबा ने जो है वह अंग्रेजों से व्यक्तिगत संधि करके या अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण जो है अपनी संपूर्ण मराठा जाति की प्रतिष्ठा को जो है इन्होंने दांव पर लगा दिया, उनका बलिदान कर दिया। उसके बाद क्योंकि इस संधि से सूत्रपात संघर्ष की हो ही जाती है, तो प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष, इसके बाद पहला युद्ध होता है प्रथम आंग्ल
मराठा संघर्ष, प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष। तो जो सूरत की संधि बंबई शाखा और राघोबा के बीच में हुई, तो इस संधि के अनुसार बंबई शाखा ने राघोबा की सहायता के लिए एक अंग्रेज सेना पूना की ओर भेजी और यह अंग्रेज सेना पूना की ओर बढ़ी और 18 मई 1775 ईस्वी को अंग्रेजों व मराठों के बीच अरास नामक स्थान पर युद्ध होता है, जिसमें मराठे पराजित हो जाते हैं। उस युद्ध में मराठे पराजित हो जाते हैं और अंग्रेज जो है वह सालसेट पर अधिकार कर लेते हैं। सालसेट पर अधिकार कर लेते हैं अंग्रेज, सालसेट पर अधिकार कर लेते हैं। और सालसेट पर अधिकार करने के बाद जो है बंगाल काउंसिल जो थी, जो बंगाल काउंसिल थी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसने जो है इस युद्ध में हस्तक्षेप किया, क्योंकि जो सूरत की संधि की गई थी, जो बंबई शाखा ने या बंबई काउंसिल ने की थी, वह इस बंगाल काउंसिल की बिना अनुमति के या बिना उनकी राय लिए की गई थी। तो इस कारण जो है बंगाल काउंसिल ने इस युद्ध में हस्तक्षेप किया और बंगाल काउंसिल ने युद्ध बंद करने का आदेश दिया। कि बंगाल काउंसिल ने कहा कि भाई आपने जो संधि की थी, बंबई काउंसिल को कहा कि वो हमारी अनुमति से नहीं की थी और आप जो है ये युद्ध बंद कर दीजिए। तो बंद करने का आदेश दिया, लेकिन युद्ध बंद नहीं हुआ। तो फिर जो है बंगाल काउंसिल ने कर्नल अपटन को भेजा इस युद्ध को बंद करवाने के लिए। और जब कर्नल अपटन पूना पहुंचे, तब जो है जाके यह युद्ध समाप्त हुआ, बंद हुआ। और अपटन ने जो है राघोबा, जब अपटन से मराठों ने ये मांग रखी कि जो राघोबा है उसे मराठों के हवाले कर दिया जाए, लेकिन अपटन ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया या राघोबा को मराठों को सौंपने से इनकार कर दिया। तब जो है मराठों और अपटन के बीच में जो पुनः मतभेद प्रारंभ हो गए और फिर जो है युद्ध की परिस्थितियां बनी, युद्ध हुआ। मराठों ने बड़ी वीरता से इस युद्ध का सामना किया, लड़ा, लेकिन मराठों का ये दुर्भाग्य था कि जो मराठा विद्रोही सरदार था सदाशिव भाऊ या सदाशिव जिसका नाम था, जो मराठा ही था लेकिन उन्होंने जिसने विद्रोह कर दिया था, तो वह विद्रोही जो है वह इसी बीच वहाँ आ जाता है अपनी सेना के साथ और फिर जो है मराठे मजबूर हो जाते हैं संधि करने के लिए। और क्योंकि मराठे दो शक्तियों का एक साथ मुकाबला करने का या दो मोर्चों पर उनका मुकाबला करने के लिए तत्पर या तैयार नहीं थे, समर्थ नहीं थे, तो इस कारण जो मराठों ने पुनः जो है अंग्रेजों से संधि करने के लिए निवेदन किया या प्रार्थना की। और उसके बाद संधि, एक और संधि होती है जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। उसके बाद जो है वह पुरंदर की संधि होती है मराठों और अंग्रेजों के बीच में। फिर पुरंदर की संधि और यह संधि होती है 1 मार्च 1776 ईस्वी को। 1 मार्च 1776 ईस्वी पुरंदर की संधि होती है। और इस संधि में भी कुछ शर्तें तय की जाती है, शर्तें लागू की जाती है। उसमें शर्तें क्या क्या थी? जो पुरंदर की संधि थी उसमें शर्तें थी कि अंग्रेजों ने जो रकम राघोबा पर खर्च की है उसकी सुरक्षा के लिए या उसकी सहायता के लिए जितना रुपया पैसा अंग्रेजों ने राघोबा के लिए खर्च किया है, वह रकम जो है कुल जो उन्होंने 12 लाख रुपए तय की। और ये 12 लाख रुपए जो है वो मराठे अंग्रेजों को देंगे, उसका 12 लाख रुपए का भुगतान मराठे करेंगे। और दूसरी शर्त ये थी कि सूरत संधि जो थी, जो राघोबा और बंबई काउंसिल के बीच की गई थी, उस संधि को रद्द किया गया, उस संधि को रद्द कर दिया गया। और
मराठों ने राघोबा को 3,15,000 रुपये वार्षिक पेंशन देना स्वीकार कर लिया। मराठों ने ये बात स्वीकार कर ली कि हम जो है राघोबा को 3,15,000 रुपये पेंशन के देंगे। यह भी इस संधि की शर्त के अनुसार स्वीकार किया गया। उसके बाद तीसरी जो शर्त थी वह थी कि राघोबा जो था वह किसी प्रकार की कोई सेना नहीं रखेगा। इसमें यह दिया गया, संधि में शर्त दी गई तीसरी, कि राघोबा जो है वह किसी प्रकार की कोई सेना नहीं रखेगा और उसे जो है गुजरात में कोपर गांव दिया जाएगा और वह उस कोपर गांव में जाके बसेगा और वहीं पे निवास करेगा, किसी प्रकार की कोई सेना नहीं रखेगा। तो तीसरी शर्त ये थी। और चौथी जो शर्त थी इस संधि की, वह शर्त थी कि इस युद्ध में जो युद्ध हुआ, युद्ध में अंग्रेजों ने जो क्षेत्र प्राप्त किए थे, जो युद्ध के दौरान जिन चीज़ों पर अधिकार किया था, जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था, तो वह क्षेत्र जो है वह अंग्रेजों के पास ही रहेंगे। जितने क्षेत्र पर अंग्रेजों ने अधिकार किया है वह क्षेत्र अंग्रेजों के पास ही रहेंगे। तो इस प्रकार संधि संपन्न होती है, जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है, जो 1 मार्च 1776 ईस्वी में होती है। तो इस संधि से जो है, जो पुरंदर की संधि हुई, यह जो है इस संधि पर मराठों की ओर से जो है इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले सुखराव बापू थे। तो अंग्रेजों की तरफ से इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले कर्नल अपटन थे। इन दोनों ने जो है इस संधि पर हस्ताक्षर किया, किंतु बम्बई सरकार और वारेन हेस्टिंग्स ने संधि को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जो ये संधि पुरंदर की जो संधि की गई, इसको जो बम्बई सरकार ने, यानी कि बम्बई काउंसिल और वारेन हेस्टिंग्स जो थे, उन्होंने इस संधि को स्वीकार नहीं किया। और इसी बीच जो है विद्रोही जो सदाशिव थे उनको मराठों ने पकड़ लिया और उसकी हत्या कर दी, उसकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद जब 1778 ईस्वी में एक फ्रांसीसी राजदूत पूना दरबार में आता है, तो वह राजदूत था सेंट लुबिन। सेंट लुबिन ये फ्रांसीसी राजदूत था। सेंट लुबिन फ्रांसीसी राजदूत जब पूना आता है, तो इस राजदूत का मराठों द्वारा बड़ा ही शानदार स्वागत किया जाता है। और उसी समय जब अंग्रेजों का एक राजदूत इनके दरबार में आता है, जो राजदूत मॉटसन पूना आता है, तो मराठे उसका कोई विशेष स्वागत नहीं करते हैं। किसी प्रकार कोई विशेष जो है स्वागत नहीं किया जाता है इनका, अंग्रेज राजदूत का, जिससे अंग्रेजों को ये अफवाह मिलती है या उनमें ये संदेह पैदा हो जाता है कि मराठों और फ्रांसीसियों के बीच में कोई संधि हो गई है। उन्हें यह लगता है कि मराठों और फ्रांसीसियों ने आपस में एक संधि कर ली है। तो इस कारण जो है मॉटसन और अंग्रेजों के बीच में, जो मॉटसन जो राजदूत था जिनका किसी प्रकार का कोई स्वागत नहीं किया गया था, तो इस बात से अंग्रेज थोड़े नाराज हुए और उन मराठों और अंग्रेजों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गया। और इधर जो मॉटसन था, जो राजदूत बनकर आया था, उसने जो है मराठों में फूट डालने का काम प्रारंभ कर दिया। और उसने जो है मराठा एक अधिकारी जिसका नाम था मोरोबा को अपनी तरफ मिला लिया। और अपनी तरफ मिलाकर जो है उसने क्या किया कि नाना फडणवीस और जो सुखराम बापू थे, जिन्होंने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो सुखराम बापू और नाना फडणवीस के बीच में जो है मतभेद उत्पन्न कर दिए, फूट डाल दी। और इधर जो है वारेन हेस्टिंग्स जो थे ने मार्च 1778 ईस्वी में बम्बई सरकार को मराठों से युद्ध करने का भी अधिकार दे दिया, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स जो है मराठा शक्ति का दमन करना चाहते थे, क्योंकि वह उनका ये मानना था कि मराठों ने जो है अपनी संधि शर्तों का उल्लंघन किया है और उन्होंने जो है फ्रांसीसियों से जो है संधि कर ली। इस कारण वारेन हेस्टिंग्स ने जो है बम्बई सरकार को, यानी कि बम्बई काउंसिल को, मराठों पर आक्रमण करने का
अधिकार दे दिया, तो इधर जो है बम्बई सरकार ने मराठों पर आक्रमण करने के लिए कर्नल एग्टन के नेतृत्व में एक सेना भेजी और दूसरे कर्नल काकबर्ग के नेतृत्व में से दो कैप्टनों के नेतृत्व में एक सेना, अंग्रेजी सेना भेजी गई। और कर्नल काकबर्ग ने जनवरी 1779 ईस्वी में तेलगांव में अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध होता है और इसमें जो है अंग्रेज पराजित हो जाते हैं और अंग्रेजों और मराठों के बीच में एक संधि होती है जिसे बड़गांव की संधि कहा जाता है। अंग्रेजों और मराठों में एक संधि होती है जिसे बड़गांव की संधि कहा जाता है और यह संधि जो है 29 जनवरी 1779 ईस्वी को हुई। 1779 ईस्वी को बड़गांव की संधि होती है क्योंकि अंग्रेज पराजित हो जाते हैं इस युद्ध में और फिर मजबूर होकर जो है बड़गांव की संधि कर लेते हैं। और इस संधि और उधर जो है फिर से जो है यह जो बड़गांव की संधि थी यह बड़ी अपमानजनक थी। इसमें जो शर्तें तय की गई वो अंग्रेजों के लिए बड़ी अपमानजनक थी क्योंकि इसमें यह भी एक शर्त रही गई कि जब तक संधि शर्तों को पूरा नहीं किया जाता, क्योंकि जो जितने भी क्षेत्र अंग्रेजों ने जीते थे वो सारे क्षेत्र मराठों ने वापस पुनः इस संधि के अनुसार, बड़गांव की संधि के अनुसार ले लिए। और इसके साथ साथ ये भी तय किया गया कि जब तक उस शर्तों का पालन नहीं हो पाता है तब तक दो अंग्रेज अधिकारी जो है वो मराठों के अधीन रहेंगे, कैद में रहेंगे या उनके नियंत्रण में रहेंगे। तो यह संधि, बड़गांव की जो संधि थी, यह अंग्रेजों के लिए बड़ी ही अपमानजनक संधि थी और इस संधि से जो है अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को भी थोड़ा आघात लगा। तो वारेन हेस्टिंग्स जो थे वह इस संधि को मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो उसने जो है वारेन हेस्टिंग्स ने फिर से मराठों से युद्ध करने की तैयारियां शुरू कर दी और कर्नल गार्डर्ड के नेतृत्व में एक सेना भेजी और उस सेना ने अहमदाबाद और बसीन पर जो है अधिकार कर लिया। कर्नल इसने जो है अहमदाबाद व बसीन पर अधिकार कर लिया और इसके बाद, इस अधिकार करने के बाद वह बड़ौदा की ओर आगे बढ़ा और 1780 में जो है बड़ौदा को घेर लिया और फिर जो है बड़ौदा का शासक उस समय जो गायकवाड़ था, फतेह सिंह गायकवाड़, उससे जो वो मजबूर हो गया और संधि करने के लिए। तो 1780 ईस्वी में फतेह सिंह गायकवाड़ और अंग्रेजों के बीच में एक संधि होती है और उधर दूसरी एक सेना जो कर्नल पोफम था, यानी कि दो सेनाओं का वो भेजा गया था मराठों के विरुद्ध। एक तो कर्नल गार्डर्ड के नेतृत्व में थी और दूसरी जो थी वह थी कर्नल पोफम। तो दूसरी सेना कर्नल पोफम के नेतृत्व में भेजी गई थी। तो कर्नल गार्डन ने तो अहमदाबाद बसीन पर अधिकार कर लिया और फतेह सिंह गायकवाड़ से संधि कर ली। तो इधर जो कर्नल पोफम था, तो ये कर्नल पोफम जो था वह ग्वालियर की ओर बढ़ रहा था और ग्वालियर की ओर बढ़ते हुए उसने 3 अगस्त 1780 को ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया। 1780 को ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और सिप्री नामक स्थान पर महाजी सिंधिया व पोफम के बीच में एक भीषण युद्ध होता है। महाजी सिंधिया जो मराठा शक्ति का नेतृत्व कर रहे थे और इधर जो पोफम था जो अंग्रेज शक्ति का नेतृत्व कर रहा था, दोनों के बीच में सिप्री नामक स्थान पर भीषण संघर्ष होता है और इस भीषण संघर्ष में जो है
महादजी सिंधिया पराजित हो जाते हैं, यानी कि मराठों की पराजय होती है और फिर जो है मराठे संधि करने पर मजबूर हो जाते हैं और 3 अक्टूबर 1781 में एक संधि होती है और उस संधि का फिर कोई महत्व नहीं रह पाता क्योंकि संघर्ष फिर से प्रारंभ हो जाता है और उसके बाद जो होती है संधि एक महत्वपूर्ण संधि जो सालबाई की संधि कहलाती है। सालबाई की संधि फिर जो है एक महत्वपूर्ण संधि होती है सालबाई की संधि। तो 17 मई 1782 को यह संधि होती है, सालबाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी को जो है सालबाई की संधि होती है। तो इधर गुजरात में जो है कर्नल गार्डर्ड व मराठों के में युद्ध चल ही रहा था क्योंकि संधि का उल्लंघन हो चुका था और फिर से संघर्ष प्रारंभ हो गया था। तो गुजरात में जो है कर्नल गार्डर्ड के नेतृत्व में और मराठों के बीच में जो है संघर्ष चल रहा था और इधर जो है नाना फडणवीस ने हैदर अली से मराठों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया और हैदर अली जो है इनकी जो मैसूर का शासक था तो उसने स्वीकार कर दिया और नाना फडणवीस ने जो है हैदर अली को यह निवेदन किया कि आप जो है कर्नाटक पर आक्रमण करें और कर्नाटक पर अधिकार कर लें। तो हैदर अली ने जो है इसके अनुसार कर्नाटक पर धावा बोल दिया और जिसमें जो है अंग्रेज पराजित हो गए और कर्नाटक पर अधिकार कर लिया और मजबूर होकर, क्योंकि अब दो तरफ से, एक तरफ मैसूर और दूसरी तरफ से मराठे, तो दो शक्तियों का एक साथ मुकाबला करना अंग्रेजों को उचित नहीं लगा या उनके पास साधन नहीं थे। तो बड़ी चालाकी से जो है उन्होंने एक और मजबूर होकर संधि कर ली जो 17 मई 1782 को की जाती है, जिसे सालबाई की संधि कहा जाता है क्योंकि यह संधि बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है और इस संधि में जो है अंग्रेज मजबूर होकर संधि कर लेते हैं। तो इस संधि में भी कुछ शर्तें लागू की गई, कुछ बातें बताई गई जो जिसे जो है जैसे पहली शर्त ये थी कि राघोबा का साथ, अंग्रेज जो है राघोबा का साथ छोड़ देंगे, यह आश्वासन दिया गया और उसे जो है 25,000 मासिक पेंशन देना मराठों ने भी स्वीकार कर लिया। यानी जो राघोबा थे उसका अंग्रेज साथ छोड़ देंगे और इसके साथ साथ जो राघोबा के लिए 25,000 की पेंशन तय की गई, मासिक पेंशन जो मराठे जो है उसको देंगे। दूसरी शर्त यह थी कि जो सालसेट व भड़ोच का क्षेत्र है उनको छोड़कर जितने भी प्रदेश या जितने भी भूभाग पर अंग्रेजों ने इससे पूर्व अधिकार किया था वह सारे भूभाग जो है वह अंग्रेज मराठों को वापस लौटा देंगे। यानी उस सालसेट और भड़ोच को छोड़कर जितना भी क्षेत्राधिकार अंग्रेजों ने इससे पूर्व युद्ध में प्राप्त किया था या जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया था वो सारे क्षेत्र जो है वह वापस मराठों को दे दिए जाएंगे, यह भी तय किया गया, स्वीकार किया गया। और तीसरी शर्त यह थी कि जो माधवराव द्वितीय है उसे पेशवा स्वीकार किया जाएगा और उसके साथ जो है पेशवा स्वीकार किया जाएगा और इसके साथ साथ जो फतेह सिंह गायकवाड़ था उसको जो है बड़ौदा का शासक भी स्वीकार कर लिया गया अंग्रेजों द्वारा। और इसके साथ साथ जो बड़ौदा के जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था वह वापस बड़ौदा शासक को यानी कि फतेह सिंह को लौटा देंगे। तीसरी शर्त में ये बातें तय की गई और चौथी शर्त के अनुसार इसमें यह था कि संधि की स्वीकृति के 6 माह के अंदर जो संधि की गई और इस संधि पर हस्ताक्षर होने के 6 माह के अंदर जो है हैदर अली जीते हुए, जो हैदर अली ने जो प्रदेश जीते थे अंग्रेजों के क्षेत्र, तो उनको हैदर अली वापस लौटा देगा तथा वह पेशवा और कर्नाटक के नवाब और अंग्रेजों के विरुद्ध किसी युद्ध में वह शामिल नहीं होगा, यह शर्त भी तय की गई। और इसके साथ साथ यह भी तय किया गया कि अगर वो सम्मिलित होता है तो अंग्रेज भी उसके विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होंगे, अर्थात अगर वो सम्मिलित नहीं होता है, संधि का पालन करता है, तो अंग्रेज जो है उसके विरुद्ध यानी कि हैदर अली के विरुद्ध अगर कोई संघर्ष, कोई आक्रमण होता है या संघर्ष होता है तो अंग्रेज जो है उस हैदर अली के विरुद्ध
उस युद्ध में सम्मिलित नहीं होंगे। और यदि हैदर अली इन समझौते के अनुसार कार्रवाई नहीं करता है, यानी जो समझौता किया गया, जो शर्तें तय की गई, उसके अनुसार अगर हैदर अली कार्रवाई नहीं करता है, तो जो महादजी सिंधिया है, जो मराठों की शक्ति का नेतृत्व करता है, वह हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ देगा। तो इस प्रकार से जो है एक संधि तय की गई और कुछ शर्तें तय की गई। तो इस जो सालबाई की संधि थी, इसका महत्व क्या था, अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो संधि की गई, इसका क्या महत्व था? तो इसका महत्व की बात करें तो इस संधि से अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से मराठों को मैसूर से अलग कर दिया, यानी हैदर अली और मराठों के बीच में आपसी फूट डलवा दी। और इसके साथ साथ मैसूर, ताकि जो है वो मैसूर शक्ति को सरलता से दबा सके या कुचल सके, तो इन्होंने आपस में फूट डला दी। क्योंकि अगर जब मैसूर और मराठे एक संगठित है, तब तक जो है मैसूर को कुचलना या उसकी शक्ति का दमन करना संभव नहीं था। तो इस संधि से जो है उन्होंने बड़ी चालाकी से मराठों और हैदर अली के बीच में फूट डलवा दी और मैसूर को जो अलग थलग कर दिया। और इसके साथ साथ बाद में जो है मराठे वापस मराठा शक्ति को अंग्रेज वापस मराठा शक्ति को नष्ट करने का प्रयास करने लगे। और इसके साथ साथ जो मराठों के आपसी स्वार्थों के कारण जो आपसी मतभेद थे, वह मतभेद भी इस संधि से जो है उजागर हो गए। क्योंकि मराठे जो है अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए थे, तो ये मतभेद भी उजागर हो गई। और इसके साथ साथ अंग्रेजों की असफलता भी उजागर हुई, क्योंकि मजबूर होकर यह संधि की गई, तो अंग्रेजों की असफलता भी उजागर हो गई। और वह सभी क्षेत्र जो अंग्रेजों द्वारा जीते गए थे, सिर्फ एक सालसेट को छोड़कर वो सारे क्षेत्र जो है उन्हें मराठों को सौंपने पड़े, यानी वो जीते हुए प्रदेश भी इनके अंग्रेजों के हाथ से निकल गए, खो दिया इनको। और इसके साथ साथ महादजी सिंधिया जो थे, जो मराठा शक्ति का नेतृत्व कर रहे थे, उनका प्रभाव, उनका प्रभुत्व काफ़ी बढ़ गया। और इसके अलावा जो मराठों के सैन्य संचालन में जो कमी थी, जो दोष था, वह भी अंग्रेजों के सामने प्रकट हो गया। तो इस प्रकार इस सालबाई की संधि के काफ़ी महत्वपूर्ण परिणाम निकलते हैं, काफ़ी इसका महत्व है। तो ये था अंग्रेजों और मराठों के बीच में प्रथम आंग्ल युद्ध, और फिर सालबाई की संधि होती है, तो उसके क्या क्या शर्तें थी, उसकी क्या क्या घटनाएं घटी, वो तो अगला टॉपिक अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।